हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। मेसल्सन व स्टॉल के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि डीएनए की प्रतिकृति अर्धसंरक्षी होती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर एक चीज कहा जा रहा है कि डीएनए की जो प्रतिकृति होती है, यह कहा जाता है कि अर्ध संरक्षी प्रकार का होता है। अर्ध संरक्षी प्रकार का ये होता है। क्या होता है अर्ध संरक्षी प्रकार? तो अर्ध संरक्षी प्रकार को अगर हम देखें तो मान लेते हैं अगर ये डीएनए है, तो सबसे पहले क्या होता है, जब इसमें प्रतिकृति बनेगा, यानी कि द्विगुणन होगा, रेप्लिकेशन होगा, तो सबसे पहले ये दो डीएनए का दोनों धागा क्या होता है, ये अलग अलग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, एक नया धागा तैयार होता है। यानी एक डीएनए से दो डीएनए तैयार हो गया। और हर एक डीएनए में अगर हम देखें तो एक पुराना वाला धागा रहता है, तो और एक नया वाला रहता है। हर एक डीएनए में यही है। यानी कि हमेशा जो है 50% क्या है, जो पहले का था, जो मातृ डीएनए था, मातृ डीएनए पाया जाता है। जब भी नया डीएनए बनता है तो उसमें क्या होगा, पीछे वाला 50% डीएनए पाया जाता है। इसका मतलब इसी को कहेंगे अर्ध संरक्षित। इसी को कहते हैं हम लोग अर्ध संरक्षी प्रकार का। तो कई वैज्ञानिकों ने यह साबित किया है कि डीएनए की जो प्रतिकृति होती है अर्ध संरक्षी प्रकार का होता है। तो इसी में से एक मुख्य वैज्ञानिक है मेसेल्सन और स्टॉल का प्रयोग। इन्होंने भी यह साबित किया कि ये जो तरीका है डीएनए रेप्लिकेशन का, वह अर्ध संरक्षी प्रकार का होता है। इन्होंने इसके लिए डीएनए की प्रतिकृति को अर्ध संरक्षी समझाने के लिए उन्होंने ई कोलाई नाम का जीवाणु लिया और इसके डीएनए को इन्होंने क्या किया, इसका जो डीएनए था, यानी ई कोलाई को अमोनियम क्लोराइड में वृद्धि कराया गया, जिसमें कि नाइट्रोजन स्रोत के रूप में नाइट्रोजन 15 वाला स्रोत था। यानी कि डीएनए अर्थात ई कोलाई, यानी कि जब इसका प्रजनन कराएंगे, इसको अमोनियम क्लोराइड, आगे की स्लाइड में देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है, यह यहाँ पर जो नाइट्रोजन यूज हुआ है, ये 15 वाला हुआ है इसमें। तो अमोनियम क्लोराइड यह स्रोत बनेगा, किसका स्रोत बनेगा, कि जो नया डीएनए बनेगा, नया डीएनए में नाइट्रोजन 14 के स्थान पर नाइट्रोजन 15 होगा। अर्थात अगर मानते ये डीएनए है ई कोलाई का, और इसमें जो नाइट्रोजन है ये 14 परमाणु भार वाला है, तो हम इसका जब प्रयोग करेंगे, यानी कि जब हम इस ई कोलाई जीवाणु का प्रजनन कराएंगे, तो इससे जो नया ई कोलाई आएगा, तो यहाँ पर जो
हमें डीएनए मिलेगा इसका, ये डीएनए, ये जो हमको ई कोलाई मिला नया जीवाणु, इसमें नाइट्रोजन 15। तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य यह था कि सबसे पहले हम ये नाइट्रोजन 15 वाला जीवाणु हम तैयार कर ले, तब प्रयोग शुरू करेंगे। यानी यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मेसेल्सन और स्टॉल ने नाइट्रोजन 15 वाले के साथ प्रयोग किया। ये नाइट्रोजन 15 है, इन्होंने इसका द्विगुणन कराया, यानी इसकी प्रतिकृति तैयार की। तो इसके लिए ई कोलाई में प्रजनन होता है। जब ये प्रतिकृति बनेगा तो यहाँ पर ये डीएनए का दोनों धागा क्या होता है, पहले अलग अलग हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम नाइट्रोजन का स्रोत देंगे, इस बार 14 वाला देंगे, 14 वाला देंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसमें नया डीएनए बनेगा और इस नए डीएनए में देखेंगे यहाँ पर ये नाइट्रोजन 15 वाला दोनों का दोनों डीएनए था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक 15 वाला होगा तो दूसरा 14 वाला होगा। यहाँ पर भी 15 और 14 वाला दो डीएनए तैयार होगा। अगर हम इसका सीजियम क्लोराइड घनत्व पर इसको नापते हैं, सीजियम क्लोराइड घनत्व पर इसका भार अगर निकालते हैं तो यहाँ पर हमको अलग तरह का भार दिखेगा। यानी इसमें हमको दिखेगा कि इसका भार क्या है, इसका भार ज्यादा है। मान लेते हैं ये इसका नाइट्रोजन 15 वाला है। लेकिन जब ये पहला द्विगुणन करता है जब 20 मिनट में, तो जब हम इसका सीजियम क्लोराइड डेंसिटी घनत्व निकालते हैं तो ये तो हमारा नाइट्रोजन 15 वाला था, लेकिन यहाँ पर हमको मिलेगा इससे भी एक हल्का, जिसको हम लोग कहेंगे नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 के बीच वाला, ये हमको एक लाइनिंग मिलेगा। ये घनत्व का हमको लाइनिंग मिलेगा। फिर इसका दूसरा प्रतिकृति जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर यह भी क्या होगा, यह सब के सब, यह सब अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी नाइट्रोजन 14 का ही हम स्रोत के रूप में उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर भी यह सब के सब अलग हो जाएगा और सब में क्या होगा, ये नाइट्रोजन 14 वाला डीएनए यहाँ पर बनेगा। यानी कि इसी तरह जब बार बार ये द्विगुणन करेगा तो इस बार का जो डेंसिटी निकलेगा हमारा सीजियम क्लोराइड पर, ये और भी हल्का हमको दिखेगा। यानी कि पहले ये N15 पर दिख रहा था, फिर दिखा N15 और 14 पर, और ये सबसे भारी दिखेगा N14 पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाद वाले में भी ये घनत्व आया। इसका मतलब हर एक पीढ़ी में अगर हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, एक पुराना वाला और एक नया वाला डीएनए हमेशा रहता है। यानी यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो ये 15 और 14 वाला है, यहाँ पर भी देखेंगे 14 और 14, ये भी 14 और 14। यानी हर बार हम यह देख सकते हैं कि नए के साथ एक पुराना डीएनए मौजूद है। यानी कि आधा डीएनए कम से कम तो जो जनक का रहता है, पिछली पीढ़ी का रहता है, वो जरूर रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं अर्ध संरक्षी प्रकार का। तो इस तरह से काफी अच्छी तरह से यह साबित हो जाता है कि डीएनए में जो द्विगुणन होता है वह किस प्रकार से होगा। तो यह होता है अर्ध संरक्षी प्रकार का होता है, जिसको मेसेल्सन और स्टॉल ने अपने प्रयोग द्वारा भी अच्छी तरह से समझाया। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।